नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स 12 क्लास का इकोनॉमिक्स के विषय में चर्चा करूंगा। और मेरा प्रारंभिक जो टॉपिक है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी में इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसकी शुरुआत होगी आज से। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बहुत आसान भाषा में होगा, ताकि जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जो बच्चे जो पूरी तरह से कटे हुए हैं, मतलब उनको मुख्य धारा से, उनके लिए सब क्लास समर्पित है। और ख़ासकर जो तेज बच्चे हैं उनके लिए भी है, जो सीखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स। बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है एक, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई होती है ये पूरी तरह से आज के जो दिनचर्या में जो हम देखते हैं, ये पूरी तरह से एक तरह का अवेयरनेस है। जो चीज़ें हो रही है, चल रही है, उसको हम अगर अच्छी तरह से अगर हम माइन्यूटली देखें किस तरह से काम करती है, तो अर्थशास्त्र का उद्गम, जैसा कि आपको पता होगा अर्थशास्त्र का उद्गम किसने किया था। ये हमारे जो है एडम स्मिथ, जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जिन्होंने जो है पहले जो इकोनॉमिक्स पहले नहीं होता था, जब हम 1800 से पहले की बात करेंगे, उस समय की जो होती थी, उस समय उसको राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के रूप में इसको पढ़ा जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन जब 1776 में एडम स्मिथ साहब का एक किताब आया था, 1776 में आया था। उस किताब का नाम था मैं लिखा रहा हूँ अर्थशास्त्र के, मैं किताब का नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। अर्थशास्त्र के राष्ट्र के धन के स्वरूप, राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उनके कारणों की खोज तथा उसके कारणों की खोज, तो क्या है कि पहला जो बुक आया था एडम स्मिथ साहब का, ये बुक आया था, ये बुक काफ़ी फेमस था। और वहीं से ही कारण है कि जो 19वीं शताब्दी के अंत तक हमें एक अर्थशास्त्र के नया रूप में पढ़ने को, मतलब अर्थशास्त्र पूरी तरह से एक अलग हो गया पॉलिटिकल से, और अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट बन गया, जहाँ से हम लोग उसका अध्ययन करना शुरू कर दिए। तो एडम स्मिथ साहब को जो है अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। अब क्या है कि दो चीज़ें, अर्थशास्त्र क्या है, ग्रीक शब्दों में जो है आप पढ़े होंगे कि ओइक्यू प्लस नोमस। ओइक्यू क्या होता है? ओइक्यू क्या है? एक घर। ओइक्यू क्या है? इसको बोलते हैं एक घर। और नोमस उसका अध्ययन करते हैं, जैसे घर का अध्ययन, व्यवस्थित करना। ओइक्यू इसको बोलते हैं व्यवस्थित करना, मतलब घर को व्यवस्थित करना। घर को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये सारी चीज़ें को, मतलब आप ये समझिए कि घर को चलाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हमें घर को चलाने के लिए हम अर्निंग करते हैं, अर्निंग करने के बाद हम सामान खरीदते हैं, उपभोक्ता बनते हैं। और जहाँ काम करते हैं वहाँ पर जाके काम करने के बाद हमें जो उसका मजदूरी मिलता है, हम उसको उपभोग में खर्च करते हैं, या फिर उसको आय के रूप में उसको जमा करते हैं, बचत करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक दो भाषा से मिला है, जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों शब्दों से मिलके इकोनॉमिक्स बना है। और एक घर को व्यवस्थित करना, आप इस तरह से समझिए कि जो है हम इकोनॉमिक्स में, अब ये है कि इकोनॉमिक्स का अलग अलग अर्थशास्त्री आए जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी
कि भाई इकोनॉमिक्स क्या डिफिनेशन होना चाहिए। सबों ने अपनी बात रखा कि इकोनॉमिक्स क्या है। ये आपको पता है कि संसाधन जो है बहुत ही लिमिट है, सीमित मात्रा में है, और जो हमारी ज़रूरतें हैं वो असीमित है। अब इन ज़रूरतों को हम किस तरह से बाँटें, किस तरह से हम अपने आप को संसाधनों का जो है अवलोकन करें, मतलब आवंटन करें कि लोगों को मतलब जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को जो हम अध्ययन करते हैं, बिकॉज जो है कि स्केर्स है, संसाधन जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिट में है। तो इन संसाधनों को इस तरह से हम रूपांतरण करें कि लोगों को ज़रूरत के सामान मिल जाए। कैसे मिले, ये किस तरह से आवंटन हो, इसका वितरण प्रणाली किस प्रकार हो, उत्पादन कैसा हो। उत्पादन अगर हम कैसे करते हैं, उत्पादन में क्या है कि नई नई तकनीक का बहुत बड़ा आजकल फैक्टर है। अगर हम उत्पादन कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर उस सामान में हमें ज़्यादा अगर लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो तकनीक जितना ज़्यादा हम उपयोग करेंगे उससे हमें क्या है कि उत्पादन ज़्यादा होगा, तो वो बाज़ार में आएगा, तो लोगों को जो है उसका इकोनॉमिकल होगा, उसका परचेजिंग जो खरीदेगा उसका प्राइस कम होगा। तो ये तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को। इसीलिए कोई देश जो विकसित देश होता है या विकासशील देश होता है, हर देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उनकी अपनी लक्षण होती है कि वहाँ पर संसाधन की कौन सी ज़्यादा मात्रा है। उस चीज़ में, उन क्षेत्रों में उनको जो है अगर ज़्यादा वो अगर अपना स्किल्ड है या फिर वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा है उस सामान का, तो क्या होगा कि एक देश से दूसरे देश में सामान का आवागमन होगा, है ना। तो एक दूसरे के दूसरे देश में क्या होगा, आयात निर्यात होगा, व्यापार होगा, तभी तो एक दूसरे को दूसरे देश को फ़ायदा पहुँचेगा। तो सबसे पहला जो था रॉबिन्स साहब था। रॉबिन्स साहब ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, प्रोफेसर रॉबिन्स साहब, इनका एक बुक था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, इन्होंने लिखा था, और ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉपुलर रहा था। ठीक है, तो इनकी इनकी विशेषता थी, इन्होंने अपने ढंग से चीज़ों को डिफ़ाइन किया। फिर सैमुअल्सन साहब आए, तो इन्होंने भी अपनी बातों को रखा। तो रॉबिन्स साहब का जो अपना ये मत था कि जो है जो इनका जो दुर्लभ संसाधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन जो होता है, मतलब ये क्या है कि हमारे जो अर्थ में जो है दुर्लभ संसाधन है, रॉबिन्स के अनुसार, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार संसाधन क्या है, दुर्लभ संसाधन है। इस दुर्लभ संसाधन में जहाँ पर जो अलग तरह के जो है इसमें अभी अल्टरनेटिव भी है, मतलब जैसे कि अर्थ है, अर्थ में हम क्या है, अर्थ में बहुत सारी चीज़ें को प्रोडक्ट कर सकते हैं, गेहूँ, चावल, आलू। तो जैसे एज पर जो रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह से किसका उपयोग करना है। तो दुर्लभ संसाधन दुर्लभ है क्योंकि बहुत लिमिट मात्रा में है, बहुत उसको असीमित मात्रा नहीं है कोई भी चीज़ है। तो इन दुर्लभ संसाधन को किस तरह से हम चीज़ों को एलोकेशन करें, लोगों के बीच में बांटें, ये एक बड़ी समस्या है हमारे बीच में। तो इनको किस तरह से जो है वो करना है, और उसमें हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर किस तरह है, ये एक बड़ा फैक्टर कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि उनका जो ज़रूरत है इसेंशियल कमोडिटीज़ पे ज़्यादा फोकस है, या फिर वो चाहता है कि लग्जरियस गुड्स हम ज़्यादा उसका हम प्रोडक्शन करें। तो ये ह्यूमन बिहेवियर, ये बहुत बड़ा फैक्टर, उन चीज़ों को जो अध्ययन करते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स साहब का ये मत था कि जो अर्थशास्त्र जो है वो क्या है कि दुर्लभ संसाधन में जो है मानव का बिहेवियर किस तरह होगा, उनकी बात को उसने रखा है, उनकी बातों को उसने रखा है। उसके बाद आता है, उसके बाद आप देखा जाए तो सैमुअल्सन साहब जो है बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर सैमुअल्सन जिनकी जो इकोनॉमिक्स जिनका जो है इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा, और इनका जो डिफ़ाइन इन्होंने जो किया इकोनॉमिक्स का, सबसे मतलब ये कहिए कि अच्छा इसमें सारी बातों को रखा गया। इन्होंने अपनी बातें शुरू की कि उत्पादन जो हम किस तरह करेंगे, विभिन्न लोगों तथा सामाजिक समूहों के बीच में करते हैं। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन का जो मत था कि हम किस तरह से उसका उत्पादन करते हैं, किस तरह से उसका उपभोग करेंगे,
फिर उसका वितरण किस तरह करेंगे, इस सारी चीज़ों को उन्होंने एक क्रमवार ढंग से रेखांकित किया है बातों को। तो अर्थशास्त्र में क्या है कि ये इससे थोड़ा सा इसका डिफाइन जो उन्होंने जो किया, डिफिनेशन जो दिया, ये सबसे मतलब व्यापक रूप में रहा अन्य अर्थशास्त्रियों से। तो इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे, प्रोफेसर रॉबिन साहब ने ये बात बोला कि जो है हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन मतलब ये हो गया कि रिसोर्सेज जो हमारा है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिट है ना। और नीड्स क्या है, हमारा नीड्स जो ह्यूमन नीड्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो हम किस तरह से इन दोनों को सामंजस्य करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन बातों को प्रोफेसर रॉबिन साहब ने रेखांकित किया है। और उनका अपना ये विचार था, साधन न केवल दुर्लभ है बल्कि उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। यही वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन के चयन को आवश्यक बना देते हैं। व्यक्तियों, फर्मों तथा समाज वाली जो है अर्थव्यवस्था को यह चयन करना ही होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स जो है उन्होंने बताया था कि आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या अथवा मितव्ययता की समस्या, मतलब ये है कि हम कोई भी जगह अगर हम चुनाव कर रहे हैं कि भाई जो है किसका हमें उत्पादन करना है, उसमें प्रोडक्शन तो हम करें, लेकिन कैसे करें। प्रोडक्शन में क्या हो कि बहुत ही कम पैसा में अच्छा से अच्छा हमें क्वालिटी उत्पादन हो। तो कम पैसा में जैसे कि वहाँ पर अच्छा टेक्निकल पावर हो, वहाँ पर अच्छा लेबर स्किल मैन पावर हो, संसाधन जो हमें वहाँ व्यापक मात्रा में हो, उनके लिए सुलभ हो, पूंजीपति जो है वो पैसा लगाने के लिए तैयार हो। तो इन सारे जो फेवरेबल कंडीशन है, सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करता हो, तभी जो है उत्पादन संभव है। तो इन सारी बातों को एक प्रोफेसर रॉबिन साहब ने अपनी बातों को रखा है। इन्होंने अगर इंग्लिश में बोला, द इकोनॉमिस्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज टू satisfy maximum number of wants. The scarcity of limited resources creates this situation. So ये बात इन्होंने अपनी बात कही है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, इसके विषय में हम जानें। कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब ये हो गया कि जो केंद्रिक समस्याएं क्या है, उनके कारण क्या क्या हैं। केंद्रीय समस्याएं के कारण ये है कि सबसे बड़ी असीमित जो है हमारे पास क्या है, ज़रूरतें हैं, मानवीय आवश्यकताएं हैं, ये बोलिए। सीमित आर्थिक संसाधन है हमारे पास, और संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग ये भी हो रहे हैं, वैकल्पिक प्रयोग, ये हमारी समस्याएं हैं। अब आवश्यकताएं असीमित है और जरूरत जो है, और हमारे पास संसाधन सीमित है, इनको किस तरह से पाटा जाए, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। अब आर्थिक संसाधन सीमित है। अब आर्थिक संसाधन अगर हम पढ़ेंगे, साधन कितने प्रकार के होते हैं वो भी अब पढ़िएगा। प्राकृतिक संसाधन जैसे है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसे वायु हो गया, खनिज हो गया, वन हो गया, भूमि हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया। अब मानव संसाधन में मजदूर हो गए, जो भी वर्कर है, ये सारे आ गए। पूंजी संसाधन में अगर बात करेंगे तो मशीन हो गया, मशीन वगैरह जो संयंत्र आदि जो लगते हैं वो हो गया। और उद्यमशील संसाधन जो होते हैं वो में क्या होता है, जो पूंजीपति जो पैसा अपना लगाते हैं, है ना, तो उद्यमी होता है उसमें, जो वस्तुओं के उत्पादन के लिए एकत्रित जो पैसा कैसे करता है और जोखिम उठाता है। तो इनको बोलते हैं, इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड 4 तरह से करते हैं। तो आर्थिक संसाधन जो है जो 4 तरह के होते हैं, उत्पादन के साधन 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संसाधन का वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अब संसाधन का वैकल्पिक उपयोग कैसे नहीं होंगे, जैसे कि आप कहिए कि जैसे गेहूँ और चावल है, तो फिर हम गेहूँ को अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे उस ज़मीन पर तो चावल कम हो जाएगा। तो हमें क्या है कि वैकल्पिक प्रयोग किस तरह से करना है, उसको क्या हमें ज़्यादा उत्पादन करना है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही एक समस्या है कि हमें मतलब जो है जो ज़रूरतें किस तरह का है उनके अनुसार हमें जो है उत्पादन करना है। तो ये एक समस्या है उसको निर्धारण करने में। अब अगर हम पढ़ेंगे, अब केंद्रीय समस्या जो है उनके प्रकार पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब समस्याओं के क्या क्या प्रकार है वो पढ़ेंगे। क्या उत्पादन किया जाए, ये एक बहुत बड़ा समस्या जो है, और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए ये भी है, जिसको हम वाट गुड्स क्या टू प्रोड्यूस करना है, और एंड हाउ
मस्ट प्रोड्यूस है, कितना प्रोड्यूस करना है। एक समस्या है कि अब हमें पूरी तरह से हमें ये चाहिए, सेंसस से ये डेटा चाहिए कि भैया जो है कितना रिक्वायरमेंट किसका कितना है। तो अगर हम ज़्यादा सामान का उत्पादन कर लेंगे, अगर वो सामान हमारे बिक्री नहीं हो बेच, तो फिर क्या फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सामान का हमें कितना उत्पादन करना है और उसमें क्या करना है और कैसे किया जाए। मतलब उसमें क्या क्या किस तरह का इक्विपमेंट, उसमें किस तरह टेक्नोलॉजी का उसमें यूज हो, इन सारे बातों को इसमें रखा गया है कि किस तरह से हम उसका उत्पादन किस लिए कैसे करेंगे। और उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी एक बड़ी बात है कि अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं या अदर कंट्री के लिए। मार्केटिंग कहाँ हो उसके लिए वो समुचित मात्रा में, तभी तो। अगर हम सामान उत्पादन बहुत कर लेंगे और उसका पूरी तरह से उसका अगर बाज़ार हमें नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो उत्पादन किसके लिए कर रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। इन सारी चुनौतियों को हमें देखना पड़ेगा। ये सब संसाध जो है हमारा काइंड ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, मतलब जो है केंद्रीय जो है समस्या है, उनके प्रकार हैं, ये सब है। अब दूसरा है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग, हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी करना पड़ेगा। संसाधन का फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप नहीं करोगे तो वो भी दिक्कत है। तो ये क्या है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि जैसे लेबर है, लेबर फोर्स का आप कितना उपयोग कर रहे हो ये आपके ऊपर है। तो लेबर फोर्स जब तक पूरी यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो भी एक समस्या है। तो इनको जो है हम पूरी तरह से इनको पढ़ेंगे, वितरण के सिद्धांत में इनको हम पढ़ेंगे, सॉरी आय और रोजगार के सिद्धांत में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स को एक तरह के इसको डिवाइड कर दिया गया कि इसको हम कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अभी बताना भूल गया, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सारे हम पढ़ेंगे। वितरण के सिद्धांत में पढ़ेंगे और कीमत का सिद्धांत में पढ़ेंगे। उत्पादन किससे कैसे किया जाए, ये सारे जो है उत्पादन कैसे किया जाए, ये तकनीकी सिद्धांत में पढ़ेंगे हम। उत्पादन कैसे किया जाए कि तकनीक हम क्या क्या इसके लिए उपयोग कर रहे हैं, और उत्पादन जो है क्या किया जाए, ये क्या है कीमत सिद्धांत पर। कीमत सिद्धांत इसलिए क्योंकि जो प्राइस फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्राइस अगर उस सामान का अगर ज़्यादा जब तक नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा एंटरप्रेन्योर कि हम पैसा लगाएं और उस पर जो है उत्पादन में खर्च करें। सो एक इस तरह से जो है हम इकोनॉमिक्स को अलग अलग ढंग से उसको डिवाइड कर दिया है कि कीमत सिद्धांत के अंतर्गत में जो आएगा उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, हाँ, ये तकनीकी प्रयोग क्या क्या होना चाहिए, इनके अंतर्गत आएगा, है ना। और इसको उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत आप उसको कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। और किसके लिए किया जाए, वितरण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संसाधन का पूर्ण उपयोग जो करेंगे वो हम मतलब पूरी तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, वो आय और रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत उसको रखा गया है, बांटा गया है। वो आर्थिक कुशलता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो होता है इसमें क्या आर्थिक कुशलता का मतलब ये हुआ कि कुशलता कैसे आएगी, अधिक से अधिक वेलफेयर कैसे हम डेवलप करें। तो ये चीज़ें हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से सामान को जो है कल्याणकारी इसको बनाया जा सके, मतलब मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम कटौती किया जाए, मतलब लागत में कम किया जाए, लागत मूल्य में, ये चीज़ के अंदर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक, उसके बाद हम विकास पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में जो आर्थिक विकास के सिद्धांत वगैरह जो इनके अंदर आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह हो, ये चीज़ें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आर्थिक विकास के सिद्धांत जो है उसके अंदर इसके एक बड़ा सा चैप्टर है, उसमें पूरी तरह से पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिए कि इस तरह से इकोनॉमी का विकास होना चाहिए। कहीं कहीं पर क्या है कि वो कैपिटल इंटेंसिव है, कहीं कहीं क्या लेबर इंटेंसिव है, तो किस तरह से कहाँ पर किनका पूरी तरह से समग्र रूप से उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री का, उसके अनुसार हमें उसका अलग अलग इकोनॉमी का रूपरेखा होनी चाहिए। तो ये हम आर्थिक विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। कर्व स्टार्ट हो जाता है, ग्राफिकल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी अच्छा है। तो मेरी आज का क्लास जो है इतना ही रहेगा, ताकि जो है आगे कक्षा के लिए मैं फिर से आगे क्लास लूँगा और बहुत ही कोशिश करूँगा कि आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आए। मेरी यही है इच्छा है कि जो है मैंने ये जो बना रहा हूँ कोई मेरा कोई मतलब मॉनिटरी पर्पज़ से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है एक संवाद हो और जो मैं पढ़ता हूँ वो दूसरे को भी थोड़ी बहुत जानकारी मिले। कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ और मैं खुद तैयारी करके आऊँगा, ताकि आपको जो है आगे का जो लेसन हो अच्छे से अच्छी तरह से समझ पाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।